तुम उनसे भी चिंतित लग रही हो जिनको सच में इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं और थोड़ी देर यहाँ रुक हो जाऊंगी। अगर ये अतीत में होता तो अब तक मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा, तो ऐसा लगता है तुम्हारा गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होगा और तुम बदला भी लोगी। तुम नहीं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मुझे बाहर जाने दो। नहीं। अमरदूत, अमरदूत कुमारी, राजकुमारी, अमर गुरु ने आपको बुलाया है अभी। वो कोई दूध क्यों नहीं भेज सका? अमरदूत, ये सच में जरूरी है। चलो फिर। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। राजकुमारी जी, मुझे खबर मिली है कि आत्मा क्षेत्र पर उत्तरी समुद्री जामात ने हमला किया है। बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ है। उन्होंने खबर कब भेजी? करीबन 5 दिन हो चुके हैं। अमर क्षेत्र पर भी हमला हुआ है। अमरदूत नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी आज ही मिली। ये खबर 5 दिन पहले की है। अब तक तो परेशानी बढ़ गई होगी। मेपन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अभी इन्हें इनकी गलती दिखाना ठीक नहीं है। जितनी भयानक परिस्थिति, मुझे उतनी समझदारी दिखानी होगी। ऐसा लगता है कि 5 दिनों पहले जो हमला हुआ वो बनावटी था। सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उनका उद्देश्य सिर्फ बनावटी हमला करके हमें डराना था और कुछ नहीं। वैसे तो हम आत्मा क्षेत्र की मदद नहीं कर सकते, लेकिन महारानी बेहोश है और कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। कितनी सारी मौतें हुई होंगी। नहीं होना चाहिए था। वैसे तो मेरे सारे सेनापति बहुत होशियार हैं। कृपया मुझे तुरंत आत्मा क्षेत्र वापस जाने की इजाजत दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। महारानी को काफी चोटें आई होगी। ये लीजिए अमृत। मैंने सैनिक भेजे हैं, वो आपकी मदद करेंगे और शत्रु को खत्म कर देंगे। आत्मा क्षेत्र में दंगे और ये हमला, ये कोई संयोग नहीं है। मेरे अनुमान से ये एक सत्ता संघर्ष जैसा लग रहा है। उत्तरी समुद्र कबीला रखा हुआ मोहरा लगता है। अमरदूत को और मुझे ऐसे ही लगता है। मेरे ख्याल से आत्मा क्षेत्र से कोई योजना बना रहा है महारानी की जगह किसी और को गद्दी पे बिठाने की। लेकिन आने वाला शासक अमर क्षेत्र के खिलाफ ही होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इन सब बातों से बहुत थके होंगे। दावत की तैयारियां अभी बाकी है। हम शर्मिंदा है हमारी कमियों से। आप बहुत दिन से स्वर्ग से परे थे। स्वर्ग से परे होने का मतलब? कल मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। आपका शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए।
अब मैं चलती हूँ। आखिरकार अपने कार्य को स्थित करने का समय आ गया है। नुकसान महसूस हो रहा है, चाहे नश्वर संसार संबंधित हो या उसके बारे में हो। छोड़ देने का समय आ गया है। राजकुमारी आई है, राजकुमारी आई है, राजकुमारी आई है। अपने आप को संभालो, ऐसे बर्ताव मत करो। चाहे यह जो भी हुआ हो, तुम योद्धा हो। आंसू तुम्हें शोभा नहीं देते। अगर किसी के भी आंखों में आंसू आए तो मैं नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? जी राजकुमारी। महारानी कहाँ है? राजकुमारी जी, महारानी अपने कमरे में है। क्या उन्हें होश आ गया? राजकुमारी, महारानी की तबीयत में सुधार आया? महारानी अभी भी बेहोश है। ये अमृत अमर क्षेत्र ने दिया है, देखो अगर काम का है तो। राजकुमारी का आना मतलब स्वयं भगवान का यहाँ आना। इन बातों को बचा के रखो। राजकुमारी के गले पर घाव हुआ है जो इतना गहरा तो नहीं है। जिस वजह से वो बेहोश हुई है वो वजह है जहर। कैसा जहर? ये एक रोग लगता है। शुरुआती लक्षण मूर्छा के होते हैं, उसके बाद मरीज बेहोश हो जाता है। ऐसे में अगर मरीज को कोई शारीरिक मरम्मत नहीं होती, खून बहता रहता है। लेकिन ये रोग अन्य रोगों से अलग है। लगता है आत्मा जाति के लोगों पर यह रोग ज्यादा फैलता है, लेकिन अन्य लोगों पर इसका असर ज्यादा नहीं होता। ऐसा लगता ही ये जहर आत्मा जाति के लोगों के लिए लक्षित किया है। ये किस तरह का? इस जहर का असर जाना मुश्किल है क्या? थोड़ा मुश्किल है। पहले तो ये इतना असरदार नहीं था। जिंगजी ने आसानी से इस जहर को भगा दिया था, लेकिन अब महारानी इसकी वजह से मरने की हालत में है। किंगयान और चिरोंग कहाँ है? दरअसल हमले से पहले महारानी ने 2 सेनापति भेजे, पर वो अभी तक आए नहीं। अभी तक नहीं आए? लगता है ये सब पहले से तय था। और सेनापति जिन्होंने बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि मिली? उनको कुछ दिन छावनी में रखा जाएगा। उन्हें दफन करने से पहले कुछ दिन वहाँ पर रखा जाएगा। वो क्यों? सेना के नियम के अनुसार बड़े युद्ध के बाद सैनिकों को पहले दफन कर दिया जाएगा और फिर सेनापति को। लेकिन अब 5 दिन हो गए हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं दफनाया गया है? महारानी का ख्याल रखो। उन्हें होश में लाने के लिए जो हो सके वो करो। जी राजकुमारी। बेटा, बेटा, कैसे जीऊंगी मैं अब?
की जरूरत नहीं। इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा तो यही करते आए हैं ना। चाहे लड़ाई में हार जाए, मैंने कभी इन्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा। पर इस बार लगता है कि परिस्थिति ज्यादा गंभीर है। राजकुमारी, राजकुमारी, ये मेरी गलती है। मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। आप खड़े हो जाइए सेनापति। यह हमला इतना डरावना था कि मेरे सबसे ये तो असंभव है। मुझे सब बताइए, आत्मा क्षेत्र में आखिर क्या हुआ? पांच दिन पहले दक्षिण की ओर से उन्होंने हमला किया। वो केवल 200 लोग थे। क्या कहा? 200 आदमी थे? केवल 200। बस 200 आदमी थे और उन्होंने आत्मा क्षेत्र को इतना नुकसान पहुंचाया। और वो कौन थे? उनके पास उत्तर समुद्री जमात के झंडे थे। वो काफी बलवान थे, जिन्होंने काला कवच पहना हुआ था। वे काफी शक्तिशाली थे। उनके शस्त्र काफी तेज और नुकीले थे। वो के सर काटते थे और उन्हें मौत के घाट उतारते थे। कुछ लोगों को तो उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। वे सच में काफी शक्तिशाली थे। उनकी त्वचा इंसानों से अलग थी। आम सैनिक उन्हें मार नहीं सकता था। सेनापतियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या उनमें से किसी का शरीर यहाँ बचा है? नहीं, मेरे मुताबिक हमने उनके 30 जवानों को मारा। उनमें से कुछ लाशें वो ले गए, कुछ लाशें महारानी के हाथ लगी। उन लाशों के महारानी ने अगर वो वही थे तो उनकी ताकत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उनका जो मुखिया था वो कैसा था? उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वो आम इंसान जैसे लग रहा था, लेकिन उसकी तलवारबाजी कुछ अजीब थी। महारानी को उसने ही चोट पहुंचाई। ये है हमारी अजूर की राजकुमारी। मुझे तो ये वही लग रहा है, लेकिन वो उत्तरी समुद्री गट के साथ क्या कर रहा है? उसने पृथ्वी के अमरों को बंधक बनाया था। उसके बाद उसने अमर क्षेत्र पे हमला किया और अब तो आत्मा क्षेत्र पे भी। आखिर उन्होंने आत्मा क्षेत्र पर हमला क्यों किया होगा? वो महारानी की सोने की मोहर ले गए। क्या वो शक्तियों को बंधक बना रहा है? लेकिन वो मोहर लेके उसे क्या हासिल करना होगा? पर जितने सैनिक हैं ऐसे जानती हूँ। लेकिन अब मैं उनके चेहरे नहीं पहचान पा रही। किसी के हाथ गायब है तो किसी के पैर।
पहचान में भी नहीं आ रहे। और कुछ तो ये कौन था? मोफांग। वो अपनी पूरी शक्ति से तीनों दुश्मनों के पीछे पड़ा, लेकिन अंत में उसे हर तरफ से घिरा और अंत में वो मारा गया। मुफैंग। मुफैंग? क्या उसे मार दिया? जिंदा हो या मर गया हो, आंखों से देखे बिना मैं विश्वास नहीं। मैंने सेनापति मोफैंग को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। मैंने ठीक है, मैंने आपकी बात। आत्मा क्षेत्र का बहुत नुकसान हुआ है, कई सैनिक मारे गए। अगर मैं यहां होती तो शायद ये सब नहीं होता। राजकुमारी, खुद को दोष मत देना। मरे हुए तो वापस नहीं आएंगे। बुरा मानने से कुछ नहीं होगा, और ना ही पछताने से। लेकिन अब जो जिंदा है उनके लिए हमें जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बेटे की मौत कैसे देख सकती है कोई माँ? कैसे जीऊंगी मैं अब? 看过生命的河， बेटा 不息的流淌， बेटा 挣脱束缚的壳，追寻着希望。无意展露锋芒，本能的迎难向上。一道光照亮，天呼啸，地震荡，是我挥舞的银枪。मैं अपने नाम के साथ विस्मरण करती हूँ।
राजकुमारी शेनली, अपने जान की कसम खाती हूँ कि मैं बदला लूंगी। सेनापति जी, मेरे पास पक्की खबर है। शेनली आत्मा क्षेत्र में पहुंच गई है। परमात्मा का वो दवा लेके आई है। लोगों को ठीक करने के लिए उसने जादू भी किया है। बिल्कुल दुनिया के एक तारणहार की तरह। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आत्मा क्षेत्र के लोगों से उसे इतनी इज्जत मिलती है। आत्मा महल को इतना ढूंढने के बाद भी हमें नीले सागर का मोती नहीं। यकीन से शेनमुए ने वो मोती शेनली को सौंप दिया होगा। ऐसे लगता है मजबूरन अब हमें उसे लड़ना ही होगा। सेनापति, पिछले युद्ध में 58 कठपुतलियां बर्बाद हो चुकी हैं। उन्हें ठीक करने का काम जारी है। फिलहाल हम लड़ाई के लिए कमजोर पड़ सकते हैं। शेनली कितनी भी ताकतवर हो, आखिर वो एक इंसान ही है। बर्बाद, कुछ मोहरों को भेजो, उन्हें पता चलना चाहिए। शेनली को हम सिर्फ पकड़ना चाहते हैं। मैं खुद उसे संभाल लूंगा। मैं उसे मार डालूंगा और आऊंगा। लेकिन युवा सेनापति तो जब तक ये नहीं होता, युवा सरदार को पता नहीं चलना चाहिए। जी, समझ गया मैं। शेनली के बारे में युवा सरदार बहुत दयालु है। यह मैंने बहुत बार देखा है। उसे मारकर ही मैं नीले सागर का मोती हासिल कर सकता हूं और समस्याओं से छुटकारा पा सकता हूं। एक बार वो मर जाए, भले ही युवा सरदार को कोई आपत्ति हो, तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे लिए कोई सक्षम पुरुष ढूंढो। मेरी आंतरिक ऊर्जा मुझे नियंत्रित करनी है। जी सेनापति। बहने के कारण उन्हें होश नहीं आया। हम 3 बुजुर्गों ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ली है। जब राजधानी पे हमला हुआ था तो वहां पे बहुत गड़बड़ हो गई, पर कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। यह लगभग ऐसा था कि मानो इसमें आत्म क्षेत्र की सेना। अगर इस तरह का हादसा हुआ है तो इसका मतलब कोई जासूस है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई युद्धों का अभ्यास किया है। मैं शत्रु के भागने के रास्ते पर भी काफी समय से सोच रहा हूं। अगर उन्हें राजधानी के हो तो इतनी जल्दी भाग निकलना संभव नहीं लगता।
बात यह है कि ऐसे हादसे हर तरफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि घुसपैठिए भी। पता लगाओ, ये गद्दार सिर्फ हमारे इलाके से ही नहीं बल्कि सैन्य की संरचनाओं से वाकिफ थे। इसका मतलब वो हम में से कोई है। पिछली लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया या जिन पर भी शक हो, उन सबको पकड़ के मेरे सामने ले आओ। सबकी पूछ। राजकुमारी, राजकुमारी, वो न मरने वाले जीव वापस आ गए हैं। क्या? कहाँ पर और कितने हैं? सिर्फ 3-4 होंगे, और वो बर्बाद रसातल की और गए हैं। बर्बाद रसातल राक्षसों का दूसरा घर है। अगर वो जादू का राक्षस बाहर आ गए तो ये आत्मा क्षेत्र के लिए बहुत ही बुरा होगा। सही बात है, सही बात है। बर्बाद रसातल को वो नहीं तोड़ सकते, चिंता मत करो। और इसके अलावा उन्होंने और क्या किया? जी, वो जहाँ भी जा रहे हैं खून के निशान छोड़ रहे हैं। कोई भी जीवित नहीं है। वो नीच लोग, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अरे जी, युद्ध का आदेश दीजिए, युद्ध का आदेश दीजिए, युद्ध का आदेश दीजिए। अरे पर रुको, ये अच्छा विचार नहीं है। जब पिछला हमला हुआ था तब वो सामना नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम इस बार जीतोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उन्हें हम पर हमला करने दे? उन्हें रोकने के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बस करो। इस सेनापति को अपने जान की परवाह होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें यह मजाक लग रहा है। इस बार उनसे निपटने के लिए बस मैं ही काफी हूँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। वैसे भी इन सब शैतानों से मैं पहले भी लड़ चुकी हूँ, लेकिन उसमें समय पता नहीं अगर वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तो इसलिए सेनापति झूफे और सेनापति शांगबे जी हुजूर, तुम दोनों पिछली लड़ाई में उनसे लड़ चुके हो, और बाकी सेनापतियों से मुकाबला करे तो आप दोनों को ज्यादा अनुभव है। तो इसलिए आप दोनों मेरे साथ चल रहे हो इस लड़ाई। अच्छा राजकुमारी, हमें उन्हें सिर्फ मारना नहीं, जिंदा पकड़ना है। चाहे हम किसी एक को भी पकड़ लें, फिर हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और उनसे उनकी कमजोरी जान लेंगे, ताकि हम फिर से न हारें। समझ गए। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम निश्चित रूप से। हमें पता है। तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और अब हम कोई और साथी नहीं गवाएंगे। रसातल के किनारे रहते हैं। हम पर हमेशा रोग का साया रहता है। हम कमजोर हैं। प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए हम आत्मा लोग की मदद नहीं कर सकते। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मा लोक में शांति बनी रहे। दुष्ट जाए। नमन करो। चलो
आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे मत जाओ, मैं युवान हूँ। तुमने तो डरा दिया। मुझे पता था तुम इतना अच्छा नहीं करोगी। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, चलो बाहर खेलते हैं। क्या यह हॉन्क्स का मुखौटा है? क्या वो यही का ही है? अरे बताओ क्या हुआ? ये क्या है? उसका ये मोहब्बत अब ये दिलचस्प लग रहा है। एक उचित प्रतिद्वंदी से मुकाबला। राजकुमारी से युद्ध करना मेरे लिए सम्मानजनक होगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। मैं आज आपसे कुछ वापस लेने यहाँ आया हूँ। मुझे पता है आप वो मुझे नहीं देने वाली, तो पहले मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी मेरे हवाले कर दे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? राजकुमारी उसके पीछे जा रही है। उनका पीछा करो। चलो।
血色天地变一散成黄，玄光如花映一城的希望。丽影墙的锋芒，射四方的喧哗，是与非似墨似幻。轻落红尘变一念成王，再多缠绵筑一生孑然。浮生梦话，与你把酒相望。既然恨铭刻入骨的泪，不负这一趟世间的缘。完整了心的空缺，再各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限。星辰烈焰，山河共剪，如初颜。寒日月，倾尽一切为浩荡夙愿。意难全，维护万物不灭。竟然恨铭刻入骨的裂，不负这一趟世间的缘。完整了心的空缺，才各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限。星辰烈焰，山河共剪，如初颜。星辰烈焰，山河共剪，如初